तो नमस्कार दोस्तों। आजकल एक टॉपिक बहुत जोर पकड़ रहा है कि इंडिया को एक हिंदू नेशन घोषित किया जाए, जिसकी कई मांगें उठ रही हैं, आप सुनते ही होंगे। लेकिन यहाँ पे देखना यह है कि होता क्या है कि आने वाले कुछ टाइम पे क्या पता कि इंडिया एक हिंदू नेशन बन जाए। आज हम बात यहाँ पे इंडिया के हिंदू नेशन बनने की नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको आज एक ऐसे ही हिंदू नेशन के बारे में बताते हैं जिसे हम अपनी पड़ोसी कंट्री नेपाल के नाम से जानते हैं। जहाँ हिंदू रिलीजन नेपाल का इम्पोर्टेंट और बिगेस्ट रिलीजन है। जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार नेपाल में हिंदू पॉपुलेशन 2 करोड़ 15 लाख से ऊपर थी, जो कंट्री की आबादी का 81.34% है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जिस नेपाल को हम हिंदू नेशन कहते हैं वह साल 2008 तक ही हिंदू नेशन बना रहता है और साल 2008 के बाद सेकुलर कंट्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो नेपाल के एक हिंदू नेशन से सेकुलर कंट्री बनने तक का जो ये सफ़र रहा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर रहे होंगे। तो उसके लिए हमें नेपाल की बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो नेपाल के हिंदू नेशन की एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं आपका राजा पृथ्वी नारायण शाह से जुड़ी हुई है। तो बात आती है साल 1768 की, जब नेपाल का कहें तो इंटीग्रेशन हो रहा था। तो उस समय काठमांडू में वॉर होती है गोरखा एम्पायर के किंग पृथ्वी नारायण शाह और जयप्रकाश मल्ल के बीच, जिसमें पृथ्वी नारायण शाह विन करते हैं। और जहां शाह की जीत से नेपाल में शाह वंश की स्थापना होती है और इंडिजीनियस न्यू वर्ष के गवर्नमेंट के एंडिंग को मार्क करती है। और जिसके बाद राजा पृथ्वी नारायण शाह पाटन से ईसाई कैपुचिन मिशनरियों को एक्सपिल्ड कर देते हैं और नेपाल को असल हिंदुस्तान यानी रियल लैंड ऑफ हिंदूज के रूप में रिवाइज्ड करते हैं। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में उस समय मुगल रूल हुआ करता था और शाह ने उस समय नॉर्थ इंडिया को मुगलन यानी कंट्री ऑफ मुगल्स कहा था। और उनके शासनकाल में हिंदू सोशल कोड थियोलॉजी को लागू करने और अपने देश को हिंदुओं के रहने योग्य होने के रूप में रेफरेंस करने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन करी गई थी। और नेपाल का जो हिंदुलाइजेशन था वो मुख्य रूप से काठमांडू वैली के आसपास के एरिया में प्रमुख था। और हम सब जानते ही हैं कि नेपाली सोसाइटी अपने इंटर रिलीजियस हारमोनी एंड टोलरेंस के लिए जानी जाती है। और कहीं न कहीं स्पेशली पृथ्वी नारायण शाह द्वारा नेपाल के हिंदुलाइजेशन और सैफरोनाइजेशन यानी भगवाकरण को अन्य रिलीजियस कम्युनिटीज के हैरेसमेंट के रूप में देखा जाता है। और जिसके बाद होता क्या है कि 1940 के डिकेड तक हिंदू रिलीजन के अलावा किसी अन्य रिलीजन के पब्लिसिटी पर रोक लगा दी जाती है। तो ये कुछ बातें रहती हैं राजा पृथ्वी नारायण शाह के एम्पायर से जुड़ी हुई, जिनके शासनकाल में हिंदू रिलीजन का किस तरह प्रचार प्रसार होता है। और हम कह सकते हैं कि यह एम्पायर 240 ईयर्स तक एक्सिस्टेंस में रहता है, जब तक कि साल 2008 में नेपाली मोनेकी समाप्त नहीं हो जाती। और फिर धीरे धीरे समय आता है साल 1990 और 2000 का, जिस समय हम कह सकते हैं कि नेपाल कंट्री के पॉलिटिकल लाइफ को लंबे टाइम तक वोलाटिलिटी के रूप में मार्क किया जा सकता है। क्योंकि नेपाल में 3 चीज़ें हैं, एक तो राजशाही, एक नेपाली कांग्रेस और एक माओवादी पावर के लिए पुश एंड शो करते हैं। और इन 2 डिकेड तक गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल कंट्रोल की ब्रीफ पीरियड के साथ नेपाली कांग्रेस के हाथों में रहती है। और फिर 1990 के डिकेड में यहाँ एंट्री होती है माओवादी द रेबल्स की, जो अपनी खुद की अलग पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसे हम नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी CPN के नाम से जानते हैं, जो अक्सर रूरल पुअर के हितों का सपोर्ट करने के लिए वायलेंट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती है। और कहीं ना कहीं वह एडवोकेसी करते हैं कि मोनेकी को उखाड़ फेंका जाए। जिससे यहाँ होता क्या है कि 21st सेंचुरी की शुरुआत में माओवादियों ने न केवल गवर्नमेंट के लिए ग्रेव डेंजर पैदा किया, बल्कि कंट्री को सिविल वॉर की सिचुएशन में पुशिंग कर दिया। और साल 2001 में शाही परिवार के कुछ मेंबर्स की हत्या ने टेंशन को और बढ़ा दिया। और इन नरसंहारों के बाद कोइराला, जो PM के रूप में अपने तीसरे टेन्यूर की सेवा कर रहे होते हैं, उन्हें रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और कोइराला की जगह लेने वाले देउबा शुरू में वॉर को एंड करने के लिए CPN के साथ बातचीत करते हैं,
लेकिन पीस टॉक्स टूट जाने के बाद वह माओवादियों को दबाने के लिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से मदद लेते हैं। फिर चौथी बार कोइराला पीएम बनते हैं, क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट और माओवादी इंसर्जेंसी ने यूनाइटेड नेशंस की मीडिएशन वाले पीस रिकॉर्ड पर साइन किए थे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में माओवादियों के टेम्परेरी रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रदान किया गया, और एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जिसने सभी एग्जीक्यूटिव पावर को पीएम को ट्रांसफर्ड कर दिया था। और इलेक्शन हो चुके होते हैं, और साल 1990 के डॉक्यूमेंट को बदलने के लिए एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है, और जिसमें राज्य के प्रमुख के रूप में राजा के ड्यूटीज की सीमा एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा निर्धारित की जाती है, जो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार करती है। अब यहाँ कई बार माओवादियों के चक्कर में असेंबली इलेक्शन को स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि माओवादी राजशाही के इमीडिएट डिसोल्यूशन की मांग करते हुए गवर्नमेंट से हाथ खींच लेते हैं। लेकिन सभी चीज़ों को ठीक करते हुए इवेंचुअली दिसंबर 2007 में इस बात पर सहमति बनती है कि नेपाल में राजशाही को समाप्त कर दिया जाएगा, और 2008 में इलेक्शन होते हैं, और 28 मई 2008 को 2 सेंचुरीज से अधिक के इंपीरियल रूल का अंत हो जाता है, और नेपाल फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। मतलब सीधी सी बात ये बनी कि नेपाल खुद के हिंदू नेशन को भंग करके दुनिया के सबसे नई डेमोक्रेसी में आके जुड़ गया। या हम ये कह सकते हैं कि कंट्री में राजशाही के एलिमिनेशन के बाद साल 2008 तक नेपाल वर्ल्ड की अंतिम हिंदू कंट्री बनी रही। तो ये कुछ बातें रहती हैं नेपाल के हिंदू कंट्री से सेकुलर कंट्री के बनने की। और अगर हम नेपाल में रिलीजन को देखें तो 2 ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो मिलीनियम से अधिक पुराने हैं, हिंदू और बौद्ध। जैसे लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, और काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं का एक ओल्ड और फेमस शिव टेम्पल है, और कई अन्य टेम्पल व कई अन्य बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। और कुल मिलाकर नेपाल के लोग फिलोसॉफिकल थॉट हिंदू और बुद्धिस्ट फिलोसॉफिकल इथोस और ट्रेडिशंस के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेजेंट में नेपाल एक सेकुलर कंट्री है, जैसा कि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन 2072 पार्ट 1 आर्टिकल 4 द्वारा अनाउंस किया गया है, जहां सेकुलरिज्म का अर्थ है रिलीजियस कल्चरल फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन के साथ साथ एनिसेंट कल्चर। इंडिया के बाद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन यहीं रहती है, लेकिन परसेंट के हिसाब से तो नेपाल में सबसे अधिक हिंदू पॉपुलेशन है। और एक बात यहाँ पे ये रहती है कि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी व्यक्ति को दूसरे अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे रिलीजन में कन्वर्टेड करने का अधिकार नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे बात ये रहती है कि नेपाल भले ही फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया हो, लेकिन तुरंत ही यह लेफ्टिस्ट और चीन द्वारा सपोर्टेड कम्युनिस्टों के टाइट स्क्रूज में आ जाता है। बात ये रहती है कि नेपाल में राजशाही इंडी वे अबाउट 14 से 15 साल हो गए हैं, लेकिन इन्हीं बीचों में अभी तक नेपाल अबाउट 13 पीएम देख चुका है। तो इस प्रकार नेपाली पब्लिक अभी भी अच्छे और स्टेबल रूल के लिए तरस रही है। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो लोग कंट्री के फ्यूचर को लेकर वरी हो रहे हैं। और एक बार फिर से रियलिटी में होता यह है कि नेपाली पब्लिक राजशाही को बहाल करने और नेपाल को हिंदू नेशन घोषित करने के समर्थन में मांग उठा रही है। और इसी चीज पे नेपाल के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कमल थापा का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज राजशाही को रिज्यूम्ड करने की गंभीरता को नहीं पहचानते हैं, तो कंट्री अंधेरी की ओर अग्रसर होगी। और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं चीन इंटरफेयर करता है, जिससे 2 हिंदू मेजोरिटी कंट्रीज के बीच रिलेशन में खटास आती है। लेकिन फिर भी इंडिया में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी पर्सनल एबिलिटी में हिंदू मोनेकी को रिज्यूम्ड करने का सपोर्ट करते हैं। जैसे साल 2015 में योगी आदित्यनाथ नेपाल को खुद को एक हिंदू मोनेकी घोषित करना चाहिए ये कहते हैं, और उस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ न केवल नेपाल के साउथ में बल्कि पूरे नेपाल में पॉपुलर हैं। तो ये थी कुछ बातें नेपाल की राजशाही से लोकतंत्र में परिवर्तित होने की। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह नेपाल में हिंदू नेशन की मांगें तो उठ ही रही हैं, और अब भारत में भी हिंदू नेशन की मांग तेज होने लगी है। क्या दुनिया पहला हिंदू नेशन देख पाएगी? देखते हैं होता क्या है।
होप करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।